बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 6 मिल के करते हैं लेसन नंबर 41। लेसन नंबर 41 में आज हम लोग मल्टी कल्चरल टेस्टिंग की बात करेंगे। अभी पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने ये देखा था ना कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको डिफरेंट सिचुएशंस में काम करना पड़ता है और डिफरेंट लोगों के साथ काम करना पड़ता है। हर बंदे का ताल्लुक डिफरेंट कल्चर से होता है। मल्टी कल्चरल टेस्टिंग क्या होती है? साइकोलॉजिस्ट जब काम करते थे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स के साथ और सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो उनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल बैकग्राउंड से होता था और इससे क्या होता था कि कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट आती थी, यानी कि कल्चर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था किसी भी परफॉर्मेंस के साथ। इस तरह की सिचुएशन में ये ज़रूरत महसूस की गई कि तमाम लोगों को इस तरीके से जांचा जाए और ऐसा टेस्ट बनाया जाए जो कि बिल्कुल बायस फ्री हो, किसी एक कल्चर की या किसी स्पेसिफिक कल्चर की फेवर ना करता हो। मल्टी कल्चरल टेस्टिंग का ये मतलब होता है ऐसे टेस्ट और ऐसे टेस्टिंग प्रोसीजर्स जिनके ऊपर किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड का असर नहीं होता, चाहे कोई भी इंसान किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला इस टेस्ट को अगर वो सॉल्व करे तो स्कोरिंग एक जैसी ही आएगी। ये वाली जो सिचुएशंस होती हैं ना कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ पे आए हुए जॉब कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स होते हैं और हर इमिग्रेंट का ताल्लुक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से होता है। तो उनको जब टेस्ट किया जाता था तो उनके टेस्ट स्कोरिंग में उनके कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था और एक ही सेम टेस्ट के ऊपर उनके जो स्कोर आते थे वो डिफरेंट आते थे। ज़्यादातर ये वाले जो टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर जिसमें कल्चर फेयर टेस्ट बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि डिफरेंट इमिग्रेंट्स के साथ हम लोग जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें IQ और पर्सनैलिटी को मेजरमेंट की जाती है। उसके अलावा जॉब्स की सिलेक्शन के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए और स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी उसमें भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेंटल इलनेस की निशानदही करने के लिए, मैल एडजस्टमेंट को डायग्नोस वगैरह करने के लिए भी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिफरेंट लोगों के साथ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे सेम टेस्ट मुख्तलिफ दुनिया के हर कोने से आए हुए लोगों के साथ उसको यूज़ करना पड़ता था और हर किसी के डिफरेंट कल्चरल ओरिजिन्स और एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं। इवन कि एक सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, एक बड़ी सोसाइटी के अंदर भी छोटे छोटे सब कल्चर्स मौजूद होते हैं, तो इवन कि उन लोगों को भी कल्चरल डिसएडवांटेज होता है। फिर डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर टेस्ट को यूज़ करते थे तो डिसएडवांटेजेस होते थे। अब यहाँ पे मेन आइडिया यही है कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उनकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि पॉपुलेशन का कोई भी बंदा उसको सॉल्व करे तो उसको कोई डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि कोई कल्चरल डिसएडवांटेज ओरिजिन की वजह से या उस जो वर्ड्स उसमें इस्तेमाल होते हैं वो स्पेसिफिक कल्चर के होते हैं, तो इस वजह से भी डिसएडवांटेजेस वगैरह होते हैं। इस सिचुएशन में यही ज़रूरत महसूस की गई थी कि कल्चर बायस से बिल्कुल एक फ्री टेस्ट बनाएं जिसमें कल्चरल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिसमें कल्चरल बायसनेस नहीं होती, इसको हम लोग मल्टी कल्चरल टेस्ट बोलते हैं। इसमें जो कंटेंट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, इसके स्कोरिंग प्रोसीजर्स, इसके जो स्कोर्स वगैरह होते हैं वो कभी भी किसी भी कल्चरल ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, चाहे कोई इंसान किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखता हो। मल्टी कल्चरल टेस्टिंग को हम लोग ट्रांस कल्चरल टेस्टिंग या क्रॉस कल्चरल टेस्टिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कल्चर को या कल्चरल बायस का जो है वो बायस बनते हैं? बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब एक इंसान एक मखसूस कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी डिफरेंट कल्चर में जाता है, किसी ऐसे कल्चर में रह रहा हो जो कि उसके अपने कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे इश्यूज ओरिजिनेट होते हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि एक इंसान किसी एक दूसरे कल्चर में गया, अब वहाँ की जो लैंग्वेज है वो एक और इस्तेमाल होती है, उसकी अपनी कल्चर की जो लैंग्वेज थी वो अब डिफरेंट थी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उसको डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ेगा। और भी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो कि बायस बनते हैं कल्चरल डिसएडवांटेजेस का। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कल्चरल डिसएडवांटेजेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को तब होता है जब वो एक ऐसे कल्चर में है जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है और उसकी अपनी लैंग्वेज जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन उसने वहाँ के कल्चर की लैंग्वेज के साथ उसने एडजस्ट नहीं किया।
फिर अब उसके सामने जो टेस्ट रखा जाएगा वो तो उस कल्चर की लैंग्वेज में रखा जाएगा जिस कल्चर में वो टेस्ट बनाया गया है, तो वो उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए भी ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिसमें कोई मखसूस ज़बान ही ना यूज़ हो, ऐसे टेस्ट हों जो कि हर बंदा उसको सॉल्व कर सके। ऐसी मतलब वो नॉन वर्बल टेस्ट जैसे कि बनाए गए थे। और उसके बाद रीडिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं कि उसमें ना एक सर्टन लेवल की आपको रीडिंग एबिलिटी चाहिए होती है, तो वो इंसान जो कि ठीक तरीके से रीड नहीं कर सकता उसको फिर नुकसान होता है। अब कोई इंसान इवन के वो किसी लैंग्वेज के साथ उसकी फेमिलियरिटी होती है, जिस लैंग्वेज में उसके सामने टेस्ट रखा गया है उस लैंग्वेज को तो वो जानता है जिसमें टेस्ट डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसके टेस्ट आइटम्स का वो अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाता, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस का बायस बन सकती है। उसके बाद स्पीड, बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं ना जिनको कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक आपको स्पीड चाहिए होती है, उसमें टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जहाँ पे लाइफ बड़ी फास्ट होती है, ज़्यादातर लोगों को आदत होती है कि डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी काम करने की ना उनको आदत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कल्चर होते हैं जहाँ पे जो है ना वो पेशेंस के ऊपर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को करते हैं, वेट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें आउटकम्स वगैरह मिलेंगे। अब इस ऐसे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है कि ऐसे कल्चर में चले जाते हैं जहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, वहाँ पे उस जाहिर सी बात है उसको स्पीड की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, तो उसको फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक और जो चीज़ जो मसला बन सकता है दैट इज़ अ फेमिलियरिटी विद द फॉर्मेट, स्टाइल एंड कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट। अब बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोग अब जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जो टेस्ट आइटम्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में रखे हुए होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को एक फेमिलियरिटी नहीं भी हो सकती है ऐसे फॉर्मेट के साथ और ऐसे टेस्ट आइटम्स के साथ। उनके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे टेस्ट आइटम्स को सॉल्व करना, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो हर टेस्ट आइटम के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगी और मिस्टेक्स फिर करेंगे। जब वो उनको समझ ही नहीं पा रहे टेस्ट आइटम्स को, तो उनको सॉल्व कैसे करें, तो फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान है जिसमें MCQs टाइप का कोई क्वेश्चन पहले ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था, उसके सामने अगर आप लोग MCQs टाइप क्वेश्चन रख दें तो उसको डिफ़िकल्टी होगी उसको अटैम्प्ट करने में। और ख़ास तौर पे इवन के प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे स्पेशल रीजनिंग को असेस किया जाता है, जहाँ पे डायग्राम्स वगैरह दिखाई जाती हैं, फिगर्स वगैरह, शेप्स वगैरह दिखाई जाती हैं, वहाँ पे तो टोटली कोई ऐसा बंदा है जिसने पहले कभी ज़िंदगी में ना ही कभी ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स बनाई हैं, ना ही कभी उनको देखा है, उसको तो फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो मल्टी कल्चरल जो टेस्टिंग होती है इसमें वो टेस्ट इंक्लूड होते हैं जो कि बायसनेस से फ्री होते हैं, जो कि किसी भी कल्चरल एडवांटेजेस जो है ना वो अराइज हो सकती है। इसमें स्पीड, रीडिंग एबिलिटी, लैंग्वेज वगैरह, ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये इनकी जितनी भी इसमें कोई डिफ़िकल्टीज वगैरह हो सकती है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि मल्टी कल्चरल टेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग या वर्बल एबिलिटी मौजूद ही नहीं होती और उसमें स्पीड की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनको हम लोग मल्टी कल्चरल टेस्ट ही कहते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ था कि इंसान को फॉर्मेट के साथ और स्टाइल के साथ या कंटेंट के साथ भी इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको फिर इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि ज़्यादातर जो आइटम्स होते हैं ना वो परफॉर्मेंस या ड्राइंग बेस्ड रखे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो इंसान, ये भी एक इशू था ना कि ज्योमेट्रिक ड्राइंग के साथ भी फेमिलियरिटी किसी बंदे की नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे डिज़ाइंस और ऐसे पैटर्न्स को अवॉइड किया जाता है जो ज़्यादातर मतलब चांस तो होता है ना कि ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते होंगे, तो ऐसे पैटर्न्स को ही अवॉइड किया जाता है। अब कुछ जो मल्टी कल्चरल टेस्ट इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले जो है LIPS, ये एक टेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी कल्चरल टेस्टिंग से रिलेटेड। इसको लाइटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल कहा जाता है, जो कि रिवाइज भी किया गया था। इसको आप लोग इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं। सबसे पहला वर्जन जो इसका पब्लिश हुआ था, उसके बाद इसकी काफ़ी सारी रिविजन्स होती हैं और ये टेस्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मुहैया करता है।
इसको आप लोग हर किस्म की एज ग्रुप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1997 में इसका जो वर्जन था, जो पहला वर्जन, उसको 2000 लोगों के एक सैंपल के ऊपर स्टैंडर्डाइज किया गया था, जिनकी उम्र 2 से लेकर 20 साल तक की थी। इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लोग जो होते हैं वो यूएसए यानी कि नॉर्मल वहाँ के रहने वाले रिहायशी जो दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनको भी इसमें लिया गया था। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर कोई वर्बल इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मसला ही होता है ना कि लैंग्वेज का मसला होता है, जिसकी वजह से कल्चर फैक्टर आ जाते हैं जो कि डिसएडवांटेजेस का बायस बनते हैं। इसलिए वर्बल इंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद हैं ही नहीं। दूसरी ये एक इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट है और इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एक सीक्वेंस में है। जो इजी आइटम्स हैं वो पहले एडमिनिस्टर करवाए जाते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई और इसमें अगर कोई ग्राफिक स्टिमुलस कोई मटेरियल हो, जैसे ग्राफ्स वगैरह या कोई अगर फिगर्स वगैरह या शेप्स वगैरह दिखानी हो तो उनको एजल्स के ऊपर उनको प्रेजेंट किया जाता है और फिर इंसानों को जो है ना वो सब्जेक्ट को पिक्चर कार्ड्स दिए जाते हैं, उसके सामने रिस्पॉन्स ट्रे में रखे जाते हैं। तो एजल पे जो उसको नज़र आ रहा होता है ग्राफिक स्टिमुलस, उससे मैच करना होता है कोई एक पिक्चर कार्ड, तो वो मैच करके तो आसानी से वो जो है ना वो आंसर दे सकता है। अब इसमें मैयर क्या क्या किया जाता है, इसमें रीजनिंग, विजुअलाइजेशन, अटेंशन और मेमोरी, इन 4 डोमेन्स को कवर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें टास्क क्या क्या रखे जाते हैं, ये डिफरेंट एज लेवल के डिफरेंट जो है ना वो टास्क रखे जाते हैं। रीजनिंग एंड विजुअलाइजेशन में ज़्यादातर मैचिंग, फॉर्म कंप्लीशन, डिज़ाइन एनालॉजीज, सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग वगैरह, पेपर फोल्डिंग, फिगर रोटेशन और क्लासिफिकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। और अटेंशन और मेमोरी से रिलेटेड इसमें सस्टेन्ड और डिवाइडेड अटेंशन को मेजर किया जाता है और इमीडिएट और डिलेड मेमोरी टास्क, ये वाली चीज़ें जो है ना वो मेजर की जाती हैं। एक और जो कल्चर फ्री टेस्ट है, कल्चर बाय एज फ्री, दैट इज़ अ रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसको हम लोग एक दफ़ा पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है और ये कल्चर फ्री टेस्ट है जनरल इंटेलिजेंस का। इसको हम लोग RPM भी बोलते हैं। इसमें ये मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट होता है और इसमें हर जो टेस्ट आइटम होता है उसमें सब्जेक्ट ने आइडेंटिफाई करना होता है कि एक शेप, एक पैटर्न दे दिया जाता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है ना तो एक शेप दिखाई जाएगी, उसमें से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। आगे जो है ना वो तकरीबन कोई 8 जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं। 8 ऑप्शंस में ना वो पैटर्न होते हैं। जो मिसिंग पार्ट होता है ना, जो मिसिंग डिज़ाइन होता है, वो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस 8 ऑप्शंस में होते हैं। तो कोई 8 में से कोई एक ऑप्शन उठा के तो वो देखना होता है कि कौन सा इस पैटर्न के साथ अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसको एडमिनिस्टर करवाया जा सकता है ग्रुप्स की फॉर्म में भी और इंडिविजुअल फॉर्म में भी एडमिनिस्टर करवाया जाता है। 5 साल से जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर ये एडमिनिस्टर करवाया जाता है। इसमें 60 मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है जिसमें मिसिंग पार्ट मौजूद होता है और ये डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से होता है, यानी कि पहले आसान आइटम्स होते हैं उसके बाद डिफ़िकल्ट आइटम्स होते हैं। उसके बाद जो एक और टेस्ट है कल्चर फ्री, दैट इज़ अ गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट। ये बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला इजी सा और बड़ा सस्ता सा नॉन वर्बल टेस्ट है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। इसमें सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि आपने एक पूरी ह्यूमन फिगर आपने ड्रॉ करनी है, पूरी ह्यूमन इंसान की शक्ल जो है वो ड्रॉ करनी है। इसमें टेस्ट को आइटम्स के हिसाब से स्कोर किया जाता है, यानी कि किसी इंसान ने जितने ज़्यादा आइटम उसमें ड्राइंग के अंदर बनाए उतनी ही ज़्यादा उसकी स्कोरिंग की जाती है। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है कि कितने ज़्यादा उसने आइटम्स इंक्लूड किए हैं। बॉडी पार्ट से रिलेटेड भी स्कोरिंग की जाती है प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे आंखें 2 होती हैं, किसी ने 3 बना दी तो मार्क्स कट जाएंगे। इस तरीके से पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यानी कि उसने बॉडी किस किस्म की बनाई है, एग्रेसिव बनाई है, कैसी उसने बनाई है, क्लॉथ की डिटेल्स के हिसाब से भी उसकी स्कोरिंग वगैरह की जाती है। ये जो गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट है इसकी स्कोरिंग में एज डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है एक बड़ा बच्चा है उसके ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो इस बेस पे आप लोग ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बड़े बच्चे की जो अब जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा उसने 5 मार्क्स भी ले लिए, एक बड़ा बच्चा 10 साल का बच्चा है वो 10 मार्क्स ले रहा है, 5 साल का बच्चा 5 मार्क्स ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस तकरीबन सेम ही है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें सिर्फ ये जो टेस्ट होता है ना ये इसलिए नहीं लिया जाता कि इंसान के अंदर ड्राइंग या आर्ट की कितनी स्किल्स पाई जाती हैं।
ये चीज़ इसमें नहीं देखी जाती, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि इंसान के अंदर कंसेप्चुअल थिंकिंग की डेवलपमेंट कितनी हुई है और वो ऑब्जर्वेशन में कितना एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेटली वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद स्केल को रिवाइज भी किया गया है और इसमें जो ड्राइंग होती है सिर्फ एक मर्द की ड्राइंग तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें इवन के विमेन की भी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है, या इवन के लोगों को कहा जाता है कि आप अपनी पिक्चर खुद ड्रॉ करें। इसको हम लोग सेल्फ स्केल बोलते हैं। सेल्फ स्केल को पर्सनैलिटी के लिए जो है ना वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू इंसान की अपनी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। इस टेस्ट की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इसके जो स्कोर्स होते हैं उनको वेशलर के IQ स्कोर के साथ भी रिलेट किया जाता है। इस टेस्ट को ज़्यादातर जो दूसरे जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक और जो कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है दैट इज़ IPAT। इसको कैटल ने इसकी डेवलपमेंट की थी। ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट है जिसमें 3 लेवल्स होते हैं। एक एज लेवल 4 से लेके 8 साल के जो लोग और जो मेंटली डिसेबल्ड एडल्ट होते हैं उनके लिए है एक लेवल। दूसरा जो लेवल है वो 8 से 12 साल के लोग जो रैंडमली जो एडल्ट को सिलेक्ट किया जाता है ये वाले जो लोग इसमें मौजूद होते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है इसमें हाई स्कूल एज के बच्चे और जो अबव एवरेज जो एडल्ट होते हैं उसको इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसमें बस आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो ये टेस्ट का नेम याद रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और जो हायरेस्ट ड्राइंग टेस्ट है वो तो बहुत आसान, आप लोग उसको पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये आपने अपने माइंड में रखने इंपॉर्टेंट है ये वाले। और मल्टी कल्चरल टेस्टिंग होती क्या है ये आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए। आसान था आप लोगों का आज का चैप्टर, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा आसान था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।